हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल थिंक लीगली। एज पर प्रॉमिस मैंने जैसा कि आपसे कहा था कि राजस्थान एपीओ की मैं क्लासेस लेके आई हूँ। सो मैं आपकी जो हमारी पहली क्लास है जो मैं लेके आई हूँ वो है आर्म्स एक्ट 1959। ये कहने को एक माइनर एक्ट है बट बहुत इंपॉर्टेंट है माइनर एक्ट्स में भी, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन ना सिर्फ प्रीलिम्स में से बल्कि मेंस में से भी आए हुए हैं। तो इसके कुछ मेजर चीजें हैं जिनको अगर आप ध्यान रख लेंगे तो आपके लिए आगे तक ये एक्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इतना कोई हार्ड एंड फास्ट वाली चीज नहीं है, बहुत डीपली हम समझेंगे, इजीली हम समझेंगे, एक एक चीजों को आप समझते जाएं तो ये एक्ट बहुत आसानी से आपका तैयार हो जाएगा। तो सबसे पहली बात कि इसका नाम है द आर्म्स एक्ट 1959। तो ये जो एक्ट है ये हमारा, पहली बात तो आपको जो ध्यान रखनी है जो कि सिली मिस्टेक हो जाती है, ये कोई इंडियन राजस्थान ऐसा कुछ नहीं है, इसका नाम है द आर्म्स एक्ट 1959। ऑप्शन में अगर इंडियन आर्म्स एक्ट आ जाए आप उस पर टिक कर दें तो आपका आंसर हो जाएगा गलत। तो पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, ये जो एक्ट नंबर है इसका एक्ट नंबर है 54 ऑफ 1959। ये आप ध्यान रखेंगे, प्रीलिम्स में आपको पता है इस तरह के क्वेश्चंस बिल्कुल आ जाते हैं। फिर दूसरी बात जो हमको ध्यान रखनी है, इसकी डेट ऑफ इनैक्टमेंट क्या है इस एक्ट की, वो है हमारी 23 दिसंबर 1959। और इसकी जो डेट ऑफ इन्फोर्समेंट थी, इसमें सबसे ज्यादा जो ध्यान रखने वाली जो चीज है वो है डेट ऑफ इन्फोर्समेंट। हम मोस्टली ये याद रख लेते हैं कि जो नेक्स्ट ईयर है, ऐसा कुछ जैसे मैं करती थी कि डेट ऑफ इन्फोर्समेंट है उसको याद रखने का तरीका कि नेक्स्ट ईयर लगा दो। इसमें ऐसा नहीं है, इसका ये हमको ध्यान रखना है। इसकी डेट ऑफ इन्फोर्समेंट जो है वो है हमारी 1 अक्टूबर 1962। ये आपको कुछ चीजें हैं जो इनको ये आपको बिल्कुल रट लेनी है, प्रीलिम्स में से इसमें से क्वेश्चन आ ही जाता है। अब हम जैसा कि अब हम शुरुआत करते हैं द आर्म्स एक्ट 1959। तो इसका अगर ब्रीफ में अगर मैं इसकी हिस्ट्री देखूं तो ये एक्ट पहली बार नहीं आया था, ये हमारे इंडिपेंडेंस से पहले भी एक्ट आया था। इसको हिंदी में बोलूं तो ये है आयुध अधिनियम 1959। ये जो जब हमारा सिपाही रिवॉल्ट चला था, जो आपने मंगल पांडे में भी देखा होगा, सिपाही रिवॉल्ट आया था कार्ट्रिजेस से रिलेटेड, उसके बाद भी एक एक्ट आया था। बट जैसा कि आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो ब्रिटिशर्स के फेवर में ज्यादा था, हमारे जो इंडियन सिपाहीज थे उनके फेवर में कम था। सो इंडिपेंडेंस के बाद हमारा ये एक्ट आया था आर्म्स एक्ट 1959। इसका जो लेटेस्ट अमेंडमेंट है वो है 2019 का। और ये एपीओ की दृष्टि से देखें, पहली बात तो ये सिर्फ एपीओ में नहीं आता, हमारे एमपी के भी एमपी एडीपीओ में भी ये एक्ट आता है। तो अगर हम इन एक्ट्स उसकी नजर से देखें तो ये 2019 का जो अमेंडमेंट आया था ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट आया था उससे रिलेटेड, क्योंकि जब भी हम एपीओ के मेंस के आंसर्स लिख रहे होते हैं तो ये जो आर्म्स एक्ट है वो इसलिए यूज किया गया था 2019। जैसे जैसे समाज में क्राइम्स बढ़े, उनके टाइप्स बढ़े, उसी तरीके से उनकी सीवियरिटी बढ़ती जा रही है। तो काफी चीजों में चेंज करना जरूरी हो रहा था। आर्म्स कई तरह के आर्म्स आते जा रहे हैं, लोग इन्वेंशन कर रहे हैं, अलग अलग तरह की बम बना रहे हैं, न्यूक्लियर बॉम्ब्स बना रहे हैं। तो इन सब के साथ साथ हमारे कुछ चेंजेस करने आर्म्स एक्ट में भी बहुत जरूरी हो रहे थे। तो सीवियरिटी के जब भी हम अगर आप आगे जब जाके पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनेंगे, एपीओ बनेंगे, तो आप ये देखेंगे कि जब भी आर्म्स एक्ट यूज किया जा रहा है तो हम इसको मोस्टली सीवियर एक्ट की सीवियरिटी दिखाने के लिए यूज किया जाता है। हम आगे आप ये लैंडमार्क केसेस में भी देखेंगे कि क्या ना, तो उसको यूज करने के लिए हम इसको एक्ट को यूज करते हैं। तो अगर इस एक्ट को हम शुरुआत करें तो जो हमारी पहली बात आती है कि वो है आर्म्स। आर्म्स क्या होते हैं हम सब एक कॉमन भाषा में समझते हैं, हिंदी में तो आयुध कहते हैं, बट हम ये कहते हैं कि जो लड़ाई में हम जो सामान यूज करते हैं, वेपन्स यूज करते हैं, उनको हम आर्म्स कहते हैं। बट इस एक्ट के अंदर हम पढ़ेंगे कि इन आर्म्स के भी सब कैटेगरीज होती है। एम्युनिशन होता है, आर्म्स होता है, और एक होता है फायर आर्म्स। हर तरह का आर्म्स जो उसको हम फायर आर्म्स तो सारे आर्म्स होते हैं, बट सारे आर्म्स फायर आर्म्स नहीं होते हैं। आपसे अगर पूछे लड़ाई में क्या क्या यूज कर लेते हो, बोले हम चाकू भी यूज कर लेते हैं, डंडे से भी लड़ लेते हैं, आप किसी भी चीज से लड़ सकते हैं आपको मौका मिलते ही। बंदूक ले लो, बंदूकों के भी इतने सारे टाइप है, पिस्टल हो गए, राइफल हो गए, AK-47 हो गए, बहुत सारे टाइप्स है। तो इन सबको कैटेगराइज, अब हर तरह के आर्म से तो आप लड़ नहीं सकते कि चलो मेरे दोस्तों से लड़ाई हुई, चलो न्यूक्लियर लेके चलते हैं या ग्रेनेड लेके चलते हैं, आओ आज मैंने टैंक खरीद
खरीद लिया है, वो चीज पॉसिबल नहीं है। तो इस एक्ट के अंदर हमको ये बताया गया है कि एक आर्म्स, आप जो एक नॉर्मल एक ना कॉमन मैन कौन से आर्म्स को रख सकता है। फिर आप आर्म्स रख सकते हैं तो आपको ये तो पता है कि उसके लिए एक लाइसेंस की भी जरूरत होगी, बिना लाइसेंस तो आप कोई भी आर्म्स रख नहीं सकते हैं अपने पास। तो उसकी क्या लाइसेंस, किस तरीके से आपको लाइसेंस मिलेगा, उसका क्या प्रोसीजर है, अगर आप आर्म्स एक्ट को फॉलो नहीं करते हैं तो क्या पेनल्टीज है, क्या ऑफेंसेस इस एक्ट के अंदर रखी, ये सब हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। अब अगर हम इसकी अरेंजमेंट देखें तो इसके अंदर जो है और कुछ इंपॉर्टेंट बात ये हो गई कि इसके अंदर हमारे 6 चैप्टर्स हैं, उसके अलावा हमारे 46 सेक्शंस हैं। ये इसका अरेंजमेंट हो गया। ये चीजें हमारे प्रीलिम्स में छोटी छोटी चीजें हैं, बट हम भूल जाते हैं तो प्रीलिम्स में मार्क्स कट जाता है, एपीओ में तो नेगेटिव मार्किंग भी है, तो इनको चीजों को ध्यान रखिए। तो अब हम आगे एक्ट की शुरुआत करते हैं। जो पहला सेक्शन जो है, आप आगे हम बेयर एक्ट से भी पढ़ेंगे, तो अगर हमारा जो फर्स्ट सेक्शन है वो बात करता है, शॉर्ट टाइटल बात करता है कि ये एक्ट क्यों लाया गया था। भाई आर्म्स से रिलेटेड एक एक्ट बनाया गया है, कंसोलिडेट किया गया है, जिससे आर्म्स से रिलेटेड हमारे सारे रूल्स यहाँ पे सेक्शंस दे रखे हैं। दूसरी बात, सेकंड सेक्शन जो है इस एक्ट का वो बात करता है डेफिनेशन का, डेफिनेशन क्लॉज में है। इसकी पहली डेफिनेशन जो है 2A वो बात करती है एक्विजिशन की। तो अगर हम बेयर एक्ट वाइज चले, बेयर एक्ट भी लेके आए हैं आपके लिए। बेयर एक्ट वाइज अगर हम चले तो आपकी जो पहली डेफिनेशन वो आती है एक्विजिशन की। एक्विजिशन कहता है कि आपने कोई आर्म है वो किस तरीके से एक्वायर किया है, इसका किस तरीके से अर्जन किया है, हिंदी में मैं बोलूं तो इसके 3 टाइप आपको दे रखे हैं कि या तो आपने हायर किया है, या आपने उसको बोरो किया है, या आपने एक्सेप्ट किया है एज अ गिफ्ट। आपने किसी दोस्त से आपने बंदूक ले ली, या मैं सबसे ज्यादा कॉमनली आप इसी से समझेंगे, तो आपने किसी दोस्त से आपने कोई आर्म ले लिया, या फिर आपने कोई किसी से हायर कर लिया, या आपने कि हमारे मामा जी ने ना मुझे पुश्तैनी बंदूक दी है, जो हमारे दादा परदादाओं के टाइम से रही थी, मुझे गिफ्ट में बंदूक दी है। तो आप ये 2-3 तरीके हैं जिनसे आप चीज को एक्वायर कर सकते हैं। क्या 3 चीज है? हायर, बोरो और एक्सेप्टिंग एज अ गिफ्ट। सिंपल है। दूसरी डेफिनेशन जो आती है बी, ये है हमारी पहली इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जिसको आपको बिल्कुल रट लेना है, वो है हमारी एम्यूनेशन। अब ये एम्यूनेशन क्या है? एम्यूनेशन की हम बात करें तो एम्यूनेशन को अगर मैं हिंदी में सिंपल भाषा में समझूं तो एम्यूनेशन का मतलब होता है बारूद, गोला बारूद। हमारे जो भी आर्म्स या फायर आर्म्स हैं उनमें जो बारूद यूज किया जा रहा है उसका मतलब होता है एम्यूनेशन। आप बंदूक यूज कर रहे हैं तो जो उसके अंदर आपकी जो बुलेट्स हैं वो हो गई आपकी एम्यूनेशन। जो भी आप जिस भी तरह का आप ना रॉकेट लॉन्चर, तो रॉकेट जो है वो मिसाइल, ये सब आपके हो गए हैं एम्यूनेशन। तो हमारी जो इसमें 2B के अंदर जो हमारी डेफिनेशन दे रखी है तो उसके अंदर क्या क्या इंक्लूड किया गया है? एक्सप्लोसिव मिसाइल्स में रॉकेट, बॉम्ब्स, ग्रेनेड्स एंड शेल्स, ये आपके एम्यूनेशन की डेफिनेशन में आती है, जो आपका 2B के फर्स्ट में जो बात की जाती है। अब यहाँ पे ये जो आपके नाम दे रखे हैं इनको आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये आपका है एक PYQ। पहले एक प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि इनमें से कौन सी चीज जो है इंक्लूड की गई है, कौन सी नहीं की गई है। आगे हम ये भी बताएंगे कि कौन सी चीजें तो आपको क्या एक्सक्लूसिव है, क्या इंक्लूसिव है, ये चीजें ध्यान रखनी है, क्योंकि ये PYQ में ऐसे ही आपके प्रीलिम्स में इस तरह के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये आपका एक PYQ है। सेकेंड चीज जो बात की जाती है इसके बाद इसमें आता है नेवल एंड अंडर वाटर आर्टिकल्स डिजाइन फॉर टॉर्पीडो सर्विस एंड सबमरीन माइनिंग। अब टॉर्पीडो क्या है? ये क्या अजीब वर्ड है। टॉर्पेडो मतलब ये है कि आपने मिसाइल्स का तो आपने देखा है कि इस जगह से दूसरी जगह डाली गई, जमीन से उस एक सिटी से दूसरी डाली गई, हवा में परीक्षण किया गया। टॉर्पीडो जो है वो हमारी एक तरीके की ऐसी मिसाइल टाइप चीज होती है, इस तरह के वो आर्टिकल होती है जो एक वेसल से, एक जहाज से दूसरे जहाज को नष्ट करने के लिए जो आपके आर्म्स यूज किए जाते हैं पानी से पानी के अंदर। ऐसा नहीं पानी में से जा रही है फिर पानी में गिर रही है, पानी से पानी के अंदर एक जहाज से दूसरे जहाज को नष्ट करने के लिए जो आपके आर्म्स यूज किए जा रहे हैं उसको कहते हैं टॉर्पीडो।
ओके। तीसरी चीज जो है मटेरियल्स कंटेनिंग नॉक्शियस लिक्विड्स गैसेस और फल्मिनेटिंग फिसिनेबल मटेरियल्स, ये भी आपके कोई आपने ऐसा कोई आम है आपके जिसमें दो केमिकल कंपाउंड जो है वो मिक्स करेंगे तो एक एनर्जी क्रिएट होगी और आपके विस्फोट होगा। इस तरह की भी अगर आपके ऐसे कोई आपका आम है जो केमिकल कोई ना आपके कोई आर्म्स हैं जिसमें ऐसी कोई टेक्नोलॉजी यूज की जा रही है तो वो भी आपके आते हैं एम्यूनेशन के अंदर। फिर चौथी चीज जो आ रही है कंपोनेंट्स एंड मशीनरी, चार्जेस, फ्यूजेस, फ्रिक्शन ट्यूब्स, मशीनरी फॉर मैन्युफैक्चरिंग एम्यूनेशन। अब आपके ये सब जो बनाने के लिए रॉकेट, बॉम्ब, ग्रेनेड्स, आपके जो भी नेवल से रिलेटेड किसी भी तरह के इनसे रिलेटेड जो आपके सामान है, कंपोनेंट्स यूज किए जाते हैं, वो भी हम एम्यूनेशन के उसमें ही कैटेगरी में बोलते हैं। ओके, या ये आपकी डेफिनेशन एम्यूनेशन की। अब तो आप एक सिंपल भाषा में समझेंगे तो ये हो गए आपके आर्म्स, ये आपका मेन सेट है और इसी का एक पार्ट है एम्यूनेशन और दूसरा पार्ट है फायर आर्म। ओके, सो हम ये बोलेंगे कि सारे फायर आर्म्स हैं बट सारे आर्म्स फायर आर्म्स नहीं है। ये हमारे तीन कैटेगरी दे रखी है आर्म्स की इस आर्म्स एक्ट के अंदर, एम्यूनेशन, फायर आर्म्स एंड आर्म्स, ये तीन पार्ट्स। ये आप अभी बहुत ध्यान से अभी ये समझ लेंगे ना तो आगे तक का आपका बेरक क्लियर हो जाएगा। तीन चीज हो गई। दूसरी चीज अब हम जो पढ़ेंगे इसमें एम्यूनेशन पढ़ने के बाद 2(1)C जो दूसरी डेफिनेशन हमारी जो बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है वो है हमारी आर्म्स की। अभी मैंने आपको समझाया तो आप उससे ये इसमें हमको अब आर्म्स बड़ी डेफिनेशन है, इसके अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड है भाई। हम आपने देखा फायर आर्म्स की बात कर रहे हैं, आपने पहले भी शायद देखा होगा फायर आर्म्स में हम बेसिकली उन्हीं का यूज करते हैं, बंदूक इस तरह वाली जो एक्सप्लोसिव चीजें हैं उनको हम फायर आर्म्स में इसको तो नाम से भी आप समझ रहे हैं। तो अब इसके अंदर आर्म्स में क्या क्या इंक्लूड है, फायर आर्म्स, शार्प एज्ड वेपन्स जैसे आपके चाकू हो गया या कट्टा, ये जो इस तरह की जो चीजें हैं ये सब आपके शार्प एज्ड वेपन्स हैं। अदर डेडली वेपन्स एंड पार्ट्स एंड मशीनरी फॉर मैन्युफैक्चरिंग आर्म्स, ये आपके आते हैं आर्म्स की डेफिनेशन में। ये आपके चार चीजें दे रखी है आर्म्स की डेफिनेशन में सेक्शन 2(1)C के अंदर। और क्या चीजें नहीं दे रखी हैं ये तो हमको बिल्कुल ही याद करना है। BYQ में यही तो आता है कि इनमें से आपको कोई भी एक चीज दे देंगे या उसमें से एक चीज दे देंगे और आपको बोलेंगे कौन सी चीज एक्सक्लूड की गई है, या फिर ये बोल देंगे कि उनमें से कोई आ जाएगा बोलेंगे कौन सी चीज इंक्लूड की गई है। ओके, ये वैसा वर्षा चलता है। तो आपको ये टेबल बिल्कुल अच्छे से याद कर लेनी है। तो पहली चीज जो नॉट इंक्लूडेड है वो है हमारी लाठी, ऑर्डिनरी वॉकिंग स्टिक्स। डोमेस्टिक एग्रीकल्चर यूज में जो यूज आने वाले आर्टिकल्स हैं वो हमारे इसके डेफिनेशन में से एक्सक्लूड किया गया है। लाठी जो है आप ना लाठी से लठ से जो जैसे हमारे हरियाणा में देखते हैं इनसे लड़ाई तो कर लेते हैं बट इनको हम आर्म्स की डेफिनेशन में यूज नहीं करते हैं। फिर दूसरी, वेपन्स इनकेपेबल ऑफ बीइंग अदरवाइज देन एज टॉयज। आप खिलौने की दुकान पे गए, आपने देखा बच्चों की भी हर कैटेगरी की बंदूकें आने लग गई, बड़ी वाली भी आ रही है, छोटी पिस्टल टाइप भी आ रही है, हर तरह की टिकड़ी वाली भी आ रही है, दिवाली पे हम देखते हैं। इन सबको क्या आप इन सबको भी आर्म्स बोलेंगे? जी नहीं, जो टॉयज हैं उनको हम आर्म्स नहीं बोलेंगे। तीसरी बात जो आ रही है, वेपन्स इनकेपेबल ऑफ कन्वर्जन इनटू सर्विसेबल वेपन्स। ओके, अब ये क्या चीज है? दिख रहे वेपन्स हैं बट इनको आप सर्विसेबल वेपन्स के उसमें आप कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। मैंने भी रिसेंटली एक है ना वेब सीरीज में देखा था कि हीरो बड़ा उससे आता है और वो डराने के लिए एक पिस्टल निकालता है और फिर बहुत स्टाइल से वो है ना उसको शूट करता है, बट वो एक लाइटर होता है। वो किसी भी तरीके से कन्वर्ट होकर एक सर्विसेबल बंदूक नहीं कन्वर्ट हो सकती है, वो है ही एक लाइटर। बट अगर ऐसी कोई चीज है कि आप कस्टम से, हम ऐसी मूवीज भी देखते हैं कन्वर्ट करके ले जाते हैं, दिखने में वो ऐसा लगता है कि ये चीज तो बंदूक है ही नहीं, जोड़ जाड़ के उन सबको आप एक सर्विसेबल वेपन में जब आप अगर उसको कन्वर्ट हो रही है तो फिर वो आर्म है। अगर वो सर्विसेबल वेपन में कन्वर्ट नहीं हो सकती है तो वो भी आर्म नहीं कहलाएगी। तो अब आपको ये बिल्कुल ध्यान में रख लेना है। तीसरी बात जो अब हमारी बात आ रही है, अब आ गई है हमारी फायर आर्म। बीच में हमारा जो 2(1)D है वो बात करता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की डेफिनेशन देता है और वो बात करता है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के अंदर, वो हम बाद में पढ़ते हैं, पहले हम बात करते हैं 2(1)E जो हमारी तीसरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। फायर आर्म, फायर आर्म की जो डेफिनेशन हमारे बेरक में दे रखी है वो है आर्म्स डिजाइंड और अडेप्टेड टू डिस्चार्ज अ प्रोजेक्टाइल वाया एक्सप्लोसिव और अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। जब कोई
कोई आपका जो आर्म है इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि जैसे बुलेट है, आप सबको उसका मैकेनिज्म पता है कि चाहे नई आ रही है चाहे पुरानी आ रही है, शुरू से एक वही है कि एक बुलेट है उसको इस तरीके से कॉइल से करके पीछे खींचा जाता है कि वो आगे करके शूट करके किसी भी एनर्जी से की फॉर्म से प्रोजेक्टाइल लेते हुए आगे शूट करी जाती है प्रेशर से एक्सप्लोसिव वे में, तो उसको हम कहते हैं फायर आर्म के कैटेगरी के अंदर। अब इसके अंदर क्या क्या इंक्लूडेड है? इसके अंदर है हमारे भाई आर्टिलरी हो गए, हैंड ग्रेनेड्स हो गए, राइट पिस्टल्स हो गए, डिजाइन टू डिस्चार्ज नॉक्सियस लिक्विड्स और गैसेस। फिर अब वही फिर से वही बात की पार्ट्स जो हैं उन ऑफ फायर आर्म्स एंड मशीनरी फॉर मैन्युफैक्चरिंग देम, ये जो फायर आर्म है इनको जो बनाने के पार्ट्स हैं वो भी हम फायर आर्म की कैटेगरी में यूज करते हैं। अगर कि आपके पास अगर आप बोले मेरे पास फायर आर्म तो था ही नहीं लेकिन आपके पास उसके बनाने के पार्ट्स मिल गए तो भी आप आर्म्स एक्ट के अंदर ले लिए जाओगे, धर लिए जाओगे। तो इस बात का ध्यान रखो कि फायर आर्म में सिर्फ फायर आर्म नहीं, उसके जो पार्ट्स हैं बनाने के वो भी साथ के साथ कैरियजेस, प्लेटफॉर्म एंड अप्लायंस फॉर माउंटिंग टू ट्रांसपोर्टिंग एंड सर्विसेबल आर्टिलरी। भाई रॉकेट है, तो रॉकेट के लिए एक रॉकेट लॉन्चर भी तो होगा, तोप का गोला है तो उसके लिए तोप भी तो होगी, तो वो भी आपके फायर आर्म की डेफिनेशन में इंक्लूड होते हैं। और एक्सेसरीज डिजाइन टू डिमिनिश नॉइस और फ्लैश, सीआईडी सब देखते थे बचपन में। सीआईडी में आपने कई एपिसोड्स में देखा होगा कि ना मर्डर ने साइलेंसर का यूज किया गया था पिस्टल के ऊपर ताकि आवाज ना आए, कि गोली चली थी लेकिन आवाज नहीं आई, एक साइलेंसर यूज करते हैं, उसके ऊपर एक सिलेंड्रिकल साइलेंसर यूज कर लेते हैं, तो उसको वो भी आपके फायर आर्म की डेफिनेशन में आएगा। ओके, तो ये 3 डेफिनेशंस जो हैं वो हमारी बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। फिर उसके अलावा जो हमारी और डेफिनेशंस जो हमको दे रखी है वो हम बात करते हैं। अब बात करते हैं हम 2(1)D की। 2(1)D जो कि हमारी बात करता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। इसमें इतनी सी बात है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इस एक्ट के अंदर जो आपका डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उसमें हम जो कमिश्नर है पुलिस का उसको भी इंक्लूड करेंगे, और जो आपके डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस है डीसीपी है उसको भी हम इस डेफिनेशन में इंक्लूड करेंगे। इनकी जो है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की काफी सारी पावर्स इस एक्ट के अंदर दे रखी है, तो आप इस चीज का ध्यान रखेंगे। फिर जो हमारे आगे ना जो हमारे एक और जो इस बात का ध्यान रखना है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2019 में इसके अमेंडमेंट आए थे, तो पहला अमेंडमेंट जो अब हम शुरू कर रहे हैं वो आया था इसकी डेफिनेशन में, लाइसेंस की डेफिनेशन में 2(1)EA लाइसेंस की डेफिनेशन आई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि लाइसेंस मींस अ लाइसेंस इशूड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट एंड रूल्स मेड देयर इंक्लूड्स अ लाइसेंस इशूड इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। ये आपके अमेंडमेंट किया गया था कि अब से 2019 के बाद से आपके लाइसेंस इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी एक्सेप्ट किए जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के लाइसेंस भी उसके बाद से जनरेट होने लग गए। फिर उसके बाद आपके लाइसेंसिंग अथॉरिटी की डेफिनेशन है, मजिस्ट्रेट की डेफिनेशन है, तो इसमें मजिस्ट्रेट जहां मजिस्ट्रेट की बात करें तो वहां हम बात कर रहे हैं एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की। ओके, फिर हमारी एक और जो 2 इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है वो हम बात करते हैं 2(1)H और 2(1)I।